हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। इस जालिम आदमी ने मेरी इज्जत रौंद डाली है। मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई सहारा भी नहीं है। इसने तो मुझे बर्बाद कर दिया है। किराए के पैसे लेने आया था और मुझे ही लूट लिया। मैंने रो रो कर ऐसा हंगामा मचाया था कि हर कोई मेरी हालत देखकर अपने आंसू रोक ना सका था। मुझे बचपन से ही ड्रामा करने का बहुत शौक था और आज मैंने ऐसा ड्रामा किया था कि हर कोई मेरे झूठे ड्रामे में फंस गया था। पूरा मोहल्ला हमारे घर के बाहर इकट्ठा हो गया था। सबकी हमदर्दी मेरे साथ थी। हर कोई मेरे मकान मालिक को बद्दुआ दे रहा था और मेरा मकान मालिक हर किसी को अपनी बेगुनाही बता रहा था। लेकिन वहां मौजूद लोगों में से किसी को भी इस बात पर भरोसा नहीं था। मैं एक जवान लड़की थी और मेरी हालत बहुत खराब थी। इसीलिए हर किसी की हमदर्दी भी मेरे ही साथ थी। मैं रोते-रोते तिरछी निगाहों से अपने मकान मालिक को देख रही थी, जो अपने आप को इस भीड़ के गुस्से से बचाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर पहले ही वह किराया मांगने मेरे घर पर आया था। मैंने ऐसा ड्रामा किया था कि उसके पास अपनी इज्जत बचाने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था। मेरा मकान मालिक एक बहुत शरीफ आदमी था, बस थोड़ा-सा गुस्से का तेज था, लेकिन उसने कभी मुझ पर कोई गलत नज़र नहीं डाली थी। आज वह किराया माँगने आया तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा, क्योंकि हमारे ऊपर पिछले कई महीनों से किराया चढ़ा हुआ था और हमने दिया भी नहीं था। आज भी हमारे पास उसे देने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर किराए से बचने के लिए यह खेल खेला था और झूठ बोलकर उसे अपने घर के अंदर ले आई। आज मैं उसे आधा किराया दे दूंगी। पहले तो वह मुझसे मना करने लगा, लेकिन मैंने उसे जबरदस्ती अंदर बुला लिया। मैंने उससे कहा कि गर्मी बहुत है, आप इतनी दूर से चलकर आ रहे हैं, अंदर आ जाइए, मैं आपको ठंडा शरबत पिला दूंगी। उसे पता नहीं था कि मेरी माँ मेरे घर में नहीं है और इस वक्त मैं घर पर अकेली हूँ। वह बेचारा तो अनजाने में ही मार खा गया। मेरे बार-बार कहने पर वह घर के अंदर आ गया और मैंने मौका देखकर बिस्तर पर बिछी चादर को खींचकर फिर अपने बालों को नोचा और फिर बहुत तेजी के साथ अपने कपड़ों और आस्तीन को फाड़ दिया। मैंने खुद ही अपने हाथों से अपने कंधों को इतनी जोर से दबाया था कि उँगलियों के निशान पड़ गए थे। मैंने यह सब कुछ इतनी चालाकी से और इतनी जल्दी में किया था कि मेरे सामने खड़ा मेरा 35 साल का मकान मालिक हक्का-बक्का रह गया था। उसके तो दिमाग में भी ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं इतनी घटिया हरकत करूँगी। मैंने उससे पैसे देने के बजाय अपने घर और अपने आप को तहस-नहस कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि इस तरह हमारी इससे जान छूट जाएगी और वह डर की वजह से दोबारा हमारे घर पर किराया माँगने नहीं आएगा। इस तरीके से हमारा सारा किराया माफ़ हो जाएगा। मेरी इस हरकत से वह इतना ज़्यादा डर गया था और हैरानी से मुझसे पूछ रहा था कि यह तुम कर क्या रही हो? इससे पहले वह मेरी इस हरकत को और मेरी सोच को समझ पाता, मैंने ऐसा हंगामा मचाया था कि उसे कुछ समझने और भागने का मौका भी नहीं मिला। यह एक छोटा-सा मोहल्ला था और यहाँ पर सबके घर एक-दूसरे से मिले हुए थे। मेरी हल्की सी चीख पर ही आस-पड़ोस वाले सब लोग घर के बाहर इकट्ठे हो गए। वह मकान मालिक बहुत गुस्से से मुझे घूर रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ा पड़ा हुआ था। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं कोई ऐसी-वैसी हरकत करूँगी। और जब वह समझ चुका था कि मैंने उसके साथ क्या किया है, तो वह मुझे धमकाने लगा कि अगर मैंने ये सब बंद नहीं किया, तो वह मुझे इस घर से हमेशा-हमेशा के लिए धक्के मारकर निकाल देगा। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं उसकी किसी बात से भी नहीं डरूँगी। मैंने उसकी धमकियों की परवाह किए बगैर ही घर का दरवाज़ा खोला और चीखती-चिल्लाते हुए बाहर निकल गई। मेरे बिखरे बाल, फटे हुए कपड़े और गर्दन और बाजू पर मौजूद उँगलियों के निशान देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। बाहर इकट्ठा लोग मुझे इस हालत में देखकर आपस में कानों में बातें करने लगे।
मैंने रो रोकर इस कदर हंगामा खड़ा किया था कि वहां मौजूद औरतें मुझे सहारा दे रही थी, मेरे ऊपर तरस खा रही थी, इस मकान मालिक को कोस रही थी, जिसके मुंह में जो बात आ रही थी वह कहता ही चला जा रहा था। हर कोई मकान मालिक को यह कहकर कोस रहा था कि देखने में को तो कितना सीधा और शरीफ नजर आता है, लेकिन करतूत तो देखो, जवान लड़की को अकेले घर में क्या देखा, अपनी औकात दिखा बैठा। माना कि यह लोग गरीब हैं, किराया नहीं दे सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी दरिंदा हमारी बच्चियों की इज्जत लूट लेगा। ये लड़की सिर्फ अपनी माँ की नहीं बल्कि हमारे मोहल्ले की भी बच्ची है, और मकान मालिक की यह घटिया हरकत पर हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। पूरा मोहल्ला ही मेरा हमदर्द बनकर खड़ा था। ये सब वही लोग थे जिन्होंने हमारी गरीबी का कभी एहसास तक नहीं किया था, और न कभी कोई इससे पहले हमें पूछता था। लेकिन अब इस तमाशे में सब बराबर का हिस्सा ले रहे थे। कुछ लोग तो आग में घी डालने का काम कर रहे थे और मकान मालिक पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। इस हंगामे के बीच मेरी माँ भी बाजार से लौटकर आ गई थी, और वहां यह सब मंजर देखकर हैरान रह गई और खूब जोर जोर से रोने लगी। माँ को तो पता नहीं था कि मैंने यह ड्रामा किया है। माँ भी दूसरों की तरह मकान मालिक को ही गलत समझ रही थी, और मोहल्ले वालों ने जब मेरी माँ की ऐसी हालत देखी तो मकान मालिक को गुस्से में कहने लगी कि तूने इस लड़की की इज्जत पर हाथ डाला है, अब इस बेचारी को कौन अपनाएगा? यह तो सारी जिंदगी अपनी माँ पर बोझ बन जाएगी। तुझे तेरे किए की सजा मिलनी ही चाहिए। इसलिए अब तू इस लड़की से शादी करेगा और यह घर भी इसके नाम करेगा, वरना हम तेरा इस मोहल्ले में कदम रखना भी मुश्किल कर देंगे और पुलिस में भी तेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देंगे। मकान मालिक ने सबको बहुत समझाने की कोशिश की कि उसने कुछ नहीं किया है। वह एक शरीफ, शादीशुदा आदमी है, लेकिन उसकी बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया और सबने मिलकर उस पर इस कदर दबाव डाला कि वह राजी हो गया। लेकिन मैंने इस ड्रामे में इस शादी के बारे में नहीं सोचा था। मैंने तो सिर्फ यही सोचा था कि मैं उसे बदनाम करवाकर इस मोहल्ले से निकलवा दूंगी, और फिर वह खुद ही डर की वजह से कभी इस घर का रुख नहीं करेगा। लेकिन मोहल्ले वालों ने तो हमारी शादी का शोर खड़ा कर दिया था, जबकि मुझे अच्छे तरीके से पता था कि वह मकान मालिक एक शादीशुदा आदमी है। फिर मैं कैसे उसके साथ शादी कर सकती थी? और शादी के बाद तो ना जाने वह मेरे साथ क्या सलूक करता। इसलिए मैंने उसे शादी करने से मना करना चाहा, लेकिन वहां पर जितनी भी औरतें खड़ी थी, सब मिलकर मुझे समझाने लगी। कहने लगी, अब तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा, तुम्हारा आने वाला कल बर्बाद हो जाएगा। अब तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी, लोग तो तुम्हें ताने देंगे। इसीलिए बेहतर है कि तुम इसके साथ शादी कर लो। मेरा खेल मुझ पर ही भारी पड़ गया था। मेरी माँ भी मुझे समझाने लगी कि जो कुछ भी हो चुका है उसे भूल जाओ। मकान मालिक एक अच्छा आदमी है, वक्ती तौर पर शैतान के बहकावे में आ गया होगा। तुम उससे इस वक्त शादी कर लो, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। वैसे भी हम इतने गरीब हैं, तुम्हारे सर पर बाप का साया भी नहीं है, भला तुमसे कौन शादी करेगा? और फिर सब लोगों ने मिलकर मुझे इस शादी के लिए मजबूर कर दिया। इतने लोगों की मौजूदगी में जबरदस्ती हम दोनों की एक दूसरे से शादी करना पड़ा, और मकान मालिक को यह घर भी मेरे नाम करना पड़ा। जिस घर के किराए के लिए वह इतना हंगामा खड़ा किया करता था, वह अब मेरे नाम हो गया था। अपनी इस जीत के लिए मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी। मैं सोच रही थी कि मेरा प्लान कामयाब हो गया, और अब तो यह घर भी मेरे नाम हो गया। अब हमें इस घर का किराया देना नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ इस शादी ने मुझे परेशान कर रखा था। अब मैं पता नहीं कैसे इस मकान मालिक से अपनी जान छुड़वाऊंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शादी के बाद लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी, और कुछ ही देर में वहां पर सिर्फ मैं और मेरी माँ और मकान मालिक ही रह गए। मुझे लगा था कि वह मकान मालिक मुझे कोसेगा, मुझसे लड़ाई करेगा और मुझे बुरा भला कहेगा, या फिर मेरी माँ को मेरी सच्चाई बताने की कोशिश करेगा और वहां से चला जाएगा। लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा था। मकान मालिक ने मेरी माँ की तरफ देखा और कहने लगा,
अब आपकी बेटी मेरी बीवी है, इसलिए आज से ये इस घर में नहीं रहेगी। मैं इसे अपने घर लेकर जा रहा हूँ। मकान मालिक की यह बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने सोचा भी नहीं था कि अब इससे आगे मेरे साथ क्या होगा। मुझे इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि वह अभी मुझे अपने साथ ले जाने की बात करेगा, जबकि वह पहले से ही शादीशुदा था। उसके घर में उसकी बीवी पहले से थी, लेकिन उसने मेरी कलाई को जोर से पकड़ा और मेरे हजार बार मना करने के बाद भी मेरी माँ से कहा, आज से आपकी बेटी आपके घर से विदा हो गई। अब यह मेरी जिम्मेदारी है और मेरे साथ ही रहेगी, और ये घर आज से आपका है। आप इसमें चैन सुकून से रहिए। आज के बाद मैं आपसे किराया मांगने भी नहीं आऊंगा। वह आदमी मुझे गुस्से से खींचता हुआ अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले आया। उसके साथ मैं अकेली गाड़ी में बैठी थी। मेरे हाथ पर कँपकँपाने लगे, क्योंकि अब ना ही मेरी माँ मेरे साथ थी और ना ही मोहल्ले वाले लोग। पता नहीं मेरे साथ क्या होना था। अब जो कुछ भी यह आदमी मेरे साथ करता, वह मुझे अकेले ही झेलना था। मैं नहीं जानती थी कि वह मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। मकान मालिक की आंखों में गुस्सा और नफरत देखकर मेरी तो जान ही निकल रही थी। 1 घंटे के सफर के बाद गाड़ी एक छोटे से मकान के आगे आकर रुक गई थी। वहां मुझे गाड़ी से जबरदस्ती उतारकर घर के अंदर ले गया और एक कमरे में ले जाकर मुझे पटक दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कयामत आने वाली हो। अब मैं उसकी बीवी थी और वह मुझ पर पूरा हक रखता था। वह मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। पता नहीं वह मेरे साथ कैसा सलूक करता। यह तो कोई मुझे बचाने वाला भी नहीं था। लेकिन इस वक्त वह मुझसे बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। मैंने बहुत चालाकी से जो तमाशा खड़ा किया था, वह खत्म हो चुका था और अब मुझे डर लग रहा था। पता नहीं आगे मेरे साथ क्या होने वाला था। मैं अपने खड़े हुए तमाशे पर ही पछता रही थी। यही सब बातें सोच सोच कर मैं रोने लगी। अभी मुझे रोते रोते थोड़ी ही देर हुई थी कि कमरे का दरवाजा खुला और एक बहुत खूबसूरत जवान लड़की मेरे कमरे में आ गई। वह इतनी खूबसूरत और भोली थी, मैं उसे देखती ही रह गई। मैं पहली नजर में ही उसे पहचान गई थी कि वह मेरी मकान मालिक की पहली बीवी है। उसे देखते ही फौरन मेरे दिमाग में यह बात आई, जिस आदमी की पहली बीवी इतनी खूबसूरत और हसीन हो, वह मुझ जैसी लड़की पर क्यों नजर डालेगा। जैसे जैसे वह लड़की मेरे करीब आने लगी, मेरे होश उड़ने लगे। मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं वह मेरे साथ क्या सलूक करेगी, क्योंकि कोई भी औरत अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ नहीं बांट सकती। और जिस तरह आज हमारी शादी हुई थी, उसके बाद तो मुझे इस लड़की से किसी भी अच्छाई की उम्मीद भी नहीं थी। शायद उसके पति ने उसे मेरी सच्चाई बता दी हो। शायद वह जानती हो कि मैंने किस तरह उसके पति पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे फंसाया है और पूरे मोहल्ले के सामने उसे बेइज्जत किया है। अब शायद यह मुझसे इस सब का बदला जरूर लेगी। अगर सच में उसे यह सब कुछ पता होगा, तो पता नहीं वह मेरे साथ क्या कर बैठेगी। वह मुझे बहुत घूर-घूर कर देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझ में कुछ तलाश कर रही हो। कुछ देर वह खामोशी से मुझे देखती रही और फिर मुस्कुराकर मेरे चेहरे पर लटकी हुई बालों की लटों को बहुत ही प्यार से कानों के पीछे करती हुई कहने लगी, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, लेकिन तुम कैसी दुल्हन हो। तुम तो तैयार भी नहीं हो। तुमने तो शादी वाला लहंगा भी नहीं पहना है। क्या तुम अपनी शादी की रात सजना संवरना नहीं चाहती हो? उसकी बात सुनकर मैंने घबराकर उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी बात करने में ना ही कोई चुभन थी और ना ही कोई ताना, बल्कि उसके चेहरे पर तो हल्की-फुल्की सी मुस्कुराहट थी। उसकी यही मुस्कुराहट मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर रही थी। उसकी नज़र मेरी खाली कलाइयों पर पड़ी, तो उसने झट से अपने हाथों से अपने कंगन उतारे और मेरे हाथों में पहना दिए। मैं बहुत ज़्यादा हैरत से इस सारे मंज़र को देख रही थी कि मैं उसकी सौतन थी और वह कैसे मेरे साथ ऐसे मोहब्बत से बातें कर रही थी, और वह भी इस तरह की शादी पर। लेकिन वह तो बहुत ही मोहब्बत से बात कर रही थी। थोड़ी देर वह मेरे पास बैठी रही और मुझसे बातें करती रही। उसकी बातों में मोहब्बत की चाशनी घुली हुई थी
उसने मुझसे कोई भी ऐसी बात नहीं की थी जिससे मुझे ऐसा लगे कि वह मुझसे नफरत करती है और ना ही कोई दुश्मनी की बात की थी, बल्कि वह तो बराबर मुस्कुराते ही चली जा रही थी। उसकी मोहब्बत भरी बातों ने मुझे कुछ हौसला दिया था और मैंने डरते-डरते उससे कहा कि मुझे राहुल से बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वह मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे। जाने-अनजाने में मुझसे जो गलती हुई है, मैं जानती हूँ वह बहुत बड़ी गलती है। लेकिन गरीबी ने मुझे यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। मैं उस लड़की से अपने किरदार की सफाई पेश करने लगी। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, राहुल बहुत अच्छे आदमी हैं। वह तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। और फिर वह उठकर कमरे से बाहर चली गई और कुछ ही देर बाद लौट कर आई तो उसके हाथ में दूध का गिलास मौजूद था। उसने जबरदस्ती वह दूध का गिलास मेरे हाथों में पकड़ाया और मुझसे कहने लगी, यह दूध पी लो और तुम देखना, राहुल तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे। वह दूध का गिलास मुझे थमाकर फिर कमरे से बाहर चली गई। मुझे भी भूख लग रही थी क्योंकि इस सारे ड्रामे की वजह से मैं दोपहर का खाना खाना भी भूल गई थी और उसके बाद शादी का चक्कर और घर से यहाँ आने तक रात हो गई थी। इसलिए मैंने भी वह दूध का गिलास पूरा खत्म कर दिया था और कमरे में यहाँ वहाँ नजर दौड़ाने लगी। कुछ देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाजा दोबारा खुला और यह देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मेरी सौतन दुल्हा बनी मेरे कमरे के अंदर आ रही थी और उसने कमरे के दरवाजे पर अंदर से कुंडी लगा दी थी। उसकी इस हरकत पर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। पता नहीं वह किसकी शादी की शेरवानी पहनकर आई थी, जो उसे साइज में बहुत बड़ी आ रही थी और सर पर भी उसने एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी। एक मर्दाना अंदाज में वो मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कर क्या रही है। मैं तो बस हक्का-बक्का सी उसे देखे जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले मेरी सौतन बिल्कुल ठीक थी और मुझसे बात कर रही थी। अचानक इसको क्या हो गया? वह क्यों दूल्हे के कपड़े पहनकर मेरे पास आई और इस दरवाजे में अंदर से कुंडी क्यों लगाई है? वह आहिस्ता-आहिस्ता मेरे बिस्तर पर आकर बैठ गई और अपने हाथ में पकड़ी एक छोटी-सी मखमली डिब्बी खोलकर मेरे सामने रख दी, जिसमें एक खूबसूरत सी सोने की चैन चमक रही थी। वह मोहब्बत से मुस्कुराते हुए कहने लगी, ये तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा है मेरी तरफ से। तुम मेरी दुल्हन हो और तुम बहुत ही अच्छी हो। तुम्हारी ये आंखें बहुत ही प्यारी हैं। तुम्हारे होठ मुझे बेचैन कर रहे हैं तुम्हारे करीब आने को। उसकी यह बात सुनकर तो मेरी जान ही जान निकल गई थी। मैं उसकी दुल्हन कैसे हो सकती थी? वह तो खुद भी एक लड़की थी। पता नहीं क्यों वह ऐसी बहकी-बहकी बातें कर रही थी। मैं डरकर अपने बिस्तर से उठ खड़ी हुई। मैंने उससे गुस्से में कहा कि लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम कैसी बहकी-बहकी बातें कर रही हो? मुझे इस तरह खड़ा होता हुआ देखकर उसने मुझे हाथ से पकड़ा और जबरदस्ती दोबारा बिस्तर पर बैठाकर कहने लगी, मैंने कहा ना, तुम मेरी दुल्हन हो। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी। आज से मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाना। मैं हक्का-बक्का होकर उसकी बात सुन रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं किसी भी तरह इस कमरे से निकलकर बाहर भाग जाऊं। लेकिन वह लड़की तो दुबली-पतली होने के बावजूद भी मुझ पर अपना जोर दिखा रही थी। जब उसने मेरे चेहरे को छूने की कोशिश की तो मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली और मैंने उसे धक्का देकर बाहर भागने की कोशिश की। जैसे-तैसे मैं उसे छोड़कर दरवाजे के पास पहुंची और कुंडी खोली तो दरवाजा खोलते ही मुझे मकान मालिक राहुल की शक्ल नजर आई। उसे देखते ही मैं बिना कुछ सोचे समझे उसके गले से लगकर रोने लगी। सच तो यह है कि मैं अपनी सौतन की इस हरकत पर बहुत ज्यादा डर गई थी। पहले तो राहुल मुझे नफरत से देखने लगे और फिर जब उसकी नजर कमरे में बिस्तर पर बैठी अपनी बीवी पर पड़ी तो वह कमरे में चले गए और अपनी बीवी से पूछने लगे, सोनम तुम यहाँ क्या कर रही हो? राहुल को देखकर सोनम कहने लगी कि मैं तो दूल्हा बनी थी। ये गुड़िया मेरी दुल्हन है। हम दोनों की शादी हुई है। मैंने उसको मुंह दिखाई का तोहफा भी दिया है। लेकिन राहुल यह अच्छी दुल्हन नहीं है।
ये मेरे पास नहीं आती, मुझसे प्यार नहीं करती, इसने बहुत शोर मचाया हुआ है। राहुल ने गहरी नजर मुझ पर डाली और सोनम को अपने गले से लगा लिया और कहने लगा, चलो सोनम, हम अपने कमरे में चलते हैं। मैं फटी फटी आंखों से इन दोनों मियाँ बीवी को देख रहे थे। राहुल ने भी अपनी पत्नी से ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए थे और न ही उसकी इस घटिया हरकत पर उसे डांटा था। वह सोनम को अपने साथ अपने कमरे में लेकर चला गया और मैं कमरे में अकेली बैठी रह गई। काफी देर बाद राहुल वापस मेरे कमरे में मेरे पास आए और मेरे सामने बैठकर फिर उन्होंने मुझे एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर मेरी रूह कांप उठी। राहुल कहने लगे कि मेरी और सोनम की शादी आज से 7 साल पहले हुई थी। हम दोनों ने पसंद की शादी की थी। सोनम मेरे पापा के दोस्त की बेटी थी। इस शादी से हम दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन शायद किस्मत को हमारी खुशी मंजूर नहीं थी। शादी के 6 महीने बाद ही सोनम प्रेग्नेंट हो गई थी। हम बहुत ज्यादा खुश थे कि अब हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। लेकिन कुछ महीने बाद ही अचानक से हमारा बच्चा खत्म हो गया और सोनम से यह दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने बहुत ही मुश्किल से उसे संभाला और समझाया कि औलाद तो भगवान की देन होती है। अगर चली गई तो क्या हुआ, ऊपर वाला हमें दोबारा औलाद की खुशी जरूर देगा। मेरे समझाने से धीरे धीरे सोनम वापस जिंदगी की तरफ आ गई। इस बात को 1 साल हुआ था कि सोनम दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई। इस बार हम दोनों ने बहुत ज्यादा एहतियात से बहुत ज्यादा ध्यान दिया। मैंने सोनम को अपने सर आंखों पर बिठा कर रखा, लेकिन किस्मत को शायद हमारा माँ बाप बनना मंजूर नहीं था। इस बार भी कुछ ही महीनों में हमारा बच्चा फिर से खत्म हो गया। दूसरी बार भी ऐसा ही होने पर सोनम पूरी तरह टूट गई। मैं बहुत मुश्किल से उसे संभालता रहा। उसने जीना ही छोड़ दिया था। बहुत महीनों बाद जब वह दोबारा से ठीक हुई, तो खुदा ने हमारी झोली में खुशियां फिर से भर दी। इस बार जब सोनम प्रेग्नेंट हुई, तो वह सारा सारा दिन खोई हुई बैठी रहती और अपनी जगह से हिलती भी नहीं थी। उसे डर लगता था कि कहीं हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत के आगे किसकी चलती है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। इस बार सोनम ने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वह बच्चा 2 हफ्ते से ज्यादा हमारे घर में नहीं रह सका और उसकी मौत हो गई। उसकी मौत ने सोनम को इस कदर तोड़कर रख दिया कि उसकी दिमागी हालत खराब हो गई और पूरी तरह पागल हो गई। कभी वह छोटे बच्चों की तरह खेलना कूदना शुरू कर देती, तो कभी दुल्हन बनकर बैठ जाती, कभी खुद को दूल्हे की तरह तैयार करके दूल्हा बन जाती, तो कभी पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगती। पहले मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। मेरे पास अपनी बहुत जायदाद, जमीन और जायदाद थी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता सोनम के इलाज के पीछे सब कुछ खत्म होता चला गया और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब इस हालत में सोनम को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए मैंने अपने कारोबार से अपना ध्यान हटा लिया और अपना सारा ध्यान और वक्त सोनम को देने लगा और फिर सब कुछ बर्बाद होता चला गया। अब बात यहाँ तक आ गई कि मेरा सब कुछ बिक गया। एक वही घर बच गया जिसमें तुम और तुम्हारी माँ किराए पर रहते थे। मजबूरन मुझे किराए के लिए तुम लोगों को मजबूर करना पड़ता था, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट ने कहा था कि उसको समय समय पर दिखाना है। सोनम के इलाज पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए ना चाहते हुए भी मैं बार बार तुम लोगों के दरवाजे पर किराया मांगने आता था। मेरी हालत ने मुझे इतना ज्यादा चिड़चिड़ा बना दिया था कि मैं बिना सोचे समझे तुम लोगों पर चीखता, चिल्लाता और गुस्सा करता। मैं जानता था कि यह सब कुछ गलत है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दिमागी तौर पर परेशान हो चुका था और मेरी सारी फ्रस्ट्रेशन तुम लोगों पर निकल रही थी। अपनी जान से ज़्यादा प्यारी बीवी का इस तरह पागल होना और एक के बाद एक 3 बच्चों को खो देना मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सदमा था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि सोनम अपने आप को नहीं सँभाल सकी और वह दिमागी बीमारी हो गई। लेकिन मैंने खुद को सँभाल लिया। मैं दिन-रात सोनम के इलाज के लिए परेशान रहने लगा था। मेरा कारोबार से बिल्कुल ध्यान खत्म हो गया था। सब कुछ बिखर गया था। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ? आज सोनम का डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है और मेरे पास पैसे नहीं थे। इसलिए मैं आज तुम्हारे घर आया था। सोचा था कि तुमसे किराए के पैसे लेकर सोनम को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा।
लेकिन जो कुछ तुमने किया, उसके बाद तो मैं खुद से नज़र मिलाने के काबिल ही नहीं रहा। मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर अपने एक दोस्त के पास गया था। मैंने उससे कुछ पैसे उधार लिए हैं ताकि कल मैं सोनम को डॉक्टर के पास लेकर जा सकूं। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं इसे इस हालत में नहीं देख सकता। ये कहकर मेरे मकान मालिक ने अपनी आंखों से आंसू साफ किया और कहने लगे कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तो पहले ही अपनी परेशानियों में घिरा हुआ था और तुमने मुझे और ज्यादा परेशान कर दिया और मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। मैं जो गुस्से में अपने मकान मालिक को शैतान कहा करती थी, मुझे अब अपने आप पर अफसोस होने लगा था। मेरे बिना सोचे समझे एक शरीफ आदमी के साथ क्या कर दिया था। उसके गुस्से के पीछे जो परेशानी छुपी हुई थी, वह जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वह बेचारा तो अपनी ही मजबूरियों से लड़ रहा था और मैं उसे गुस्सा वाला और जालिम समझती रही। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि हर आदमी अपने अंदर अपने दुख छुपाए होता है। हम इंसानों को उनके रवैया से जज करते हैं, जबकि सच तो यह है कि हमें उनके अंदर झांकना चाहिए। मैंने राहुल से कह दिया कि आज के बाद सोनम के सारे काम मेरी जिम्मेदारी है। आप अपने काम पर और कारोबार पर ध्यान दे सकते हैं। शायद इस तरह हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी और मेरी गलती को माफ कर दे। मेरी बात सुनकर राहुल की आंखों में चमक आ गई। उन्हें भी इस जिंदगी को आसान करने का एक रास्ता दिखाई देने लगा। अगले ही दिन से मैंने सोनम की सारी जिम्मेदारी उठानी शुरू कर दी। कभी वह मेरे साथ दुल्हन बन जाती, तो कभी दूल्हा। कभी मेरा हाथ पकड़कर बच्चों की तरह गोल गोल घूमने लगती, तो कभी बिना वजह बैठे ही बैठे नाच दिखाने लगती। मैं भी पाबंदी से उसे वक्त पर दवाई देती रही और वक्त के साथ साथ वह भी पहले से बेहतर होती जा रही थी। और इस बात से राहुल भी बहुत खुश है कि जिंदगी धीरे धीरे सीधे रास्ते पर आ रही है। राहुल ने मेरे साथ कोई भी जाते नहीं की थी, बल्कि अपनी खुशी से मुझे मेरा हक दे दिया था। अब सोनम की हालत भी बहुत बेहतर हो चुकी थी और राहुल ने अपने कारोबार पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। इसलिए उनका कारोबार भी अब पहले की तरह हरा भरा हो गया था। अब हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। हम तीनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। मैंने थोड़े ही समय में यह बात अच्छी तरह से समझ ली थी कि इंसान को कभी भी उसके स्वभाव से नहीं, बल्कि उसके अंदर की आत्मा से पहचानना चाहिए। जब तक मैं राहुल के सच से बेखबर थी, मेरी नज़र में वह बहुत गुस्से वाला और बहुत बुरा आदमी था। लेकिन जब मुझे उसकी सच्चाई और उसका दुख पता चला, तो मैं कांप उठी थी। वह तो अपने आप में दुखों का दरिया समाये बैठा था। आप लोग भी सोनम के लिए दुआ कीजिए कि वह जल्दी से ठीक हो जाए और फिर से औलाद की रहमत उसकी झोली में भर जाए। एक औरत के लिए अपनी औलाद को 3 बार खो देना बहुत बड़ा सदमा होता है और फिर सोनम तो इस सदमे को अपनी जान पर खेल रही है। क्या पता किसकी दुआ से उसे एक नई जिंदगी और खुशी मिल जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने सुझाव जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।